आज 2 मई है और आज हमारा हिंदी पार्ट 2 होने जा रहा है। पहला वीडियो हमारा हिंदी का है जिसमें पार्ट 2 हम पढ़ाने जा रहे हैं। पहले लेसन का वीडियो डाल चुके हैं और हमारे चैप्टर का नाम है विष के दांत। हमारा हिंदी पार्ट 2 जिस चैप्टर का नाम है विष के दांत। हम लोग पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे क्योंकि लेखक परिचय एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है हर चैप्टर से। विष के दांत अगर पूछा जाए विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है तो विष के दांत एक कहानी है। विष के दांत पाठ कहानी के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। हमारे लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा और इनका जन्म हुआ है 18 फरवरी। ज्यादातर डेट नहीं पूछता है, ज्यादा सन पूछता है। 1916 पटना के बदरघाट। पटना बदरघाट। लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 पटना बदरघाट। इनके जन्म की जो भाषा थी जनमाना भाषा लिखा है किताब में। जन्म की भाषा भोजपुरी। इनके पिता का नाम है पंडित रामावतार शर्मा। माता है रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा। हमारे चैप्टर का नाम है विष के दांत जो पाठ की कहानी है। लेखक है नलिन विलोचन शर्मा जिनका जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में। इनके जन्म की भाषा भोजपुरी है और पिता है पंडित रामावतार शर्मा। माता का नाम है रत्नावती शर्मा और इनकी स्कूल की पढ़ाई जो हुई है स्कूल पढ़ाई या बोलिए प्राथमिक शिक्षा उसका पटना कॉलेजिएट स्कूल विद्यालय पटना कॉलेजिएट विद्यालय। इनकी प्राथमिक शिक्षा यानी स्कूल की पढ़ाई हुई पटना कॉलेजिएट विद्यालय। मृत्यु इनका मृत्यु हुआ सितंबर 1961। हमारा जन्म हुआ है 1916 मृत्यु हुआ है 1961। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनके कुछ और भी इन्होंने कहानी निबंध लिखा है।
जिसमें से कुछ कुछ प्रमुख है जो पूछता है एग्जाम में। तो इनके रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्पण, साहित्य का इतिहास दर्शन, विष के दांत, जो अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं, विष के दांत, और प्रेमचंद, प्रेमचंद। ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो पूछता है कि दृष्टिकोण को किसने लिखा है। हमारा सारा मैंने मेन टॉपिक पढ़ा दिया। और एक बात और याद रखिएगा, जो ये विष के दांत कहानी है, तो पूछता है विष के दांत कहानी किस समाज के किस वर्ग को उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग। कहानी मध्यम वर्गीय समाज को उजागर करने वाली यह कहानी है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं। हमारा मैंने ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो पढ़ा दिया। और आइए हम कुछ किताब पढ़ के बताते हैं, अगर कुछ छूटा होगा तो हम बता दे रहे हैं। एक और बात है, 1959 में नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर नियंत्रित हुए थे। आइए हम लोग किताब पढ़ते हैं। ज्यादातर मैंने पढ़ा दिया लेखक परिचय। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। बताया वे जनमाना भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। हमने बताया पंडित रामावतार शर्मा इनके पिता का नाम है। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि का भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। उनकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। एक बात है, कहाँ बताएं, अगर पूछे नलिन विलोचन शर्मा ने एमए कहाँ से किया, तो पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। और किस सब्जेक्ट में इन्होंने एमए किया था, तो संस्कृत और हिंदी। संस्कृत और हिंदी। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। बताएं 1959 में पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए थे। अध्यक्ष के पद पर नियंत्रित हुए हिंदी विभाग से। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। नलिन विलोचन शर्मा की रचनाएं के बारे में बता रहा है। पहला है दृष्टिकोण, दूसरा है साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और
17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानी, कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह नकेन के प्रपद और नकेन दो, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व और समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक। उन्हें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियों से नामक संग्रह से लिया गया है। बोल रहा है जो विष के दांत कहानी है यह कहाँ से लिया गया है, तो अन्य कहानी संग्रह। हमारा विष के दांत कहानी है, अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा यह स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक ओर सेन साहब जैसे श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। ये जो सेन साहब और गिरधर लाल का नाम आ रहा है ये कहानी के पात्र हैं जो हम कहानी में देखेंगे। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। हमारा लेखक परिचय खत्म हुआ, मेन पार्ट यही था। हम एक बार लेखक परिचय को फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा जो विष का दांत है वो क्या है, पाठ की कौन सी विधा है, कहानी है। लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। इनका जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 पटना बदरघाट इनके पिता पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा। इनकी माता का नाम है रत्नावती शर्मा। इनके जन्म की भाषा भोजपुरी थी। इनका मृत्यु हुआ सितंबर 1961। प्राथमिक जो इनकी स्कूल की पढ़ाई थी, प्राथमिक शिक्षा तो ये वह हुई पटना कॉलेजिएट स्कूल, पटना कॉलेजिएट स्कूल। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई की।
एमए किया। एमए का सब्जेक्ट था संस्कृत और हिंदी। संस्कृत, हिंदी। यह जो बीच का दांत पाठ है, यह समाज के मध्यम वर्गीय, सामाजिक में मध्यम वर्गीय समाज को उजागर करती है। 1959 में 1959 में पटना विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय हिंदी भाग के अध्यक्ष के पद पर नियंत्रित हुए। अध्यक्ष पद। और कुछ छूटे हैं हमारा। इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, फिर से हम रचना एक बार बता रहे हैं। रचना दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्पण, साहित्य का इतिहास दर्पण, विष के दांत, प्रेमचंद, हो गया बच्चों। हम लोग अब चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। हमारा लेखक परिचय बस कुछ इतना था, जो आप लोग एक बार दो बार पढ़ते हैं तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। वहाँ ऑप्शन भी देता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, हम पहले आपको कहानी, यह एक कहानी है, इसके बारे में हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं, क्योंकि बुक में सीधे सीधे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और फिर हम बुक पढ़ देंगे, आप लोग को एक बार अच्छे से पढ़ के बता देंगे। हमारा जो विष का दांत कहानी है, इसमें दो परिवार का कहानी है। एक है सेन परिवार, सेन परिवार। इनमें है, एक है सेन साहब, घर के मालिक सेन साहब, इनकी वाइफ है सेन साहिबा, सेन साहिबा। इनका नाम नहीं दिया गया है। और इनका एक बेटा है, नहीं होगा शायद, एक बेटा है, इसका नाम है काशू। नाम सबका याद रखिएगा, सब कहानी के पात्र हैं। इसमें खोखा भी बोला गया है, लड़के को खोखा और लड़की को खोखी बोला जाता है। हमारा और इनकी 5 बेटी हैं, पांचों बेटियों का नाम एग्जाम में पूछता है, आप लोग याद रखिएगा। पहली है सीमा, सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली,
5वीं आरती। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती। और इनका एक ड्राइवर है जो इनकी कार है जिसे चलाता है, का नाम है शोफर। समझ में आया परिवार के बारे में? ये है सेम साहब, इनकी पत्नी है सेम साहिबा। इन लोग का ड्राइवर है जिसका नाम है शोफर। इनका एक बेटा है जिसका काशू, लड़के को खोखा बोला जाता है, तो इसमें उसे खोखा भी कहकर बुलाया गया है। और उनकी 5 बेटी है जिसका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। आइए हम गिरधर के परिवार को देखते हैं। इसमें दूसरा परिवार है, इसमें ज्यादा पात्र नहीं है। ये है गिरधर लाल। गिरधर लाल। इनकी एक वाइफ है, उनका नाम नहीं दिया गया है। और इनका एक बेटा है, इसका नाम है मदन। इनके परिवार में है गिरधर लाल, इनकी वाइफ और इनका बेटा जिसका नाम है मदन। आप लोगों को पात्र के बारे में समझ में आ गया और अब हम कहानी शुरू करते हैं। तो इनको हटा देते हैं पहले। अब देखिए, ये जो सेम साहब का परिवार है, ये जो सेम साहब के परिवार है, तो इनमें होता है क्या कि लड़कों और लड़कियों को के बीच भेदभाव किया जाता है। लड़कों, ये जो इनका बेटा कासू है, इनको पूरी तरह से आजादी है, ये घर में कुछ भी कर सकते हैं। और लेकिन ये इनकी जो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों की पांचों बेटियां हैं, इन्हें क्या करना है हर चीज के बारे में बताया गया है। कितना हंसना है, हंसने का भी लिमिट सिखाया गया है कि उतना ही हंसना है जितना सेहत के लिए जरूरी हो। मतलब इसमें लड़कियों का विरोध किया गया है थोड़ा बहुत। ये अपनी बेटी और बेटे के बीच फर्क मानते हैं, सेम साहब है। और एक दिन हुआ, सेम साहब की एक कार है, सेम साहब, उसी का ड्राइवर सुपर है। सेम साहब की एक कार है, कार का रंग है काला, पूछता है काले रंग की कार है। और ये इनके बगीचे में हमेशा खड़ी रहती है, काले रंग की चमकती हुई स्ट्रीमर इंड कार, चमचमाती कार है जो इनके बगीचे में खड़े रहती है। और इस कार का जो कीमत है 7,500, 7,500, 7,000। इनकी जो गाड़ी है हमेशा इनके बगीचे में खड़ी रहती है, कार का रंग है काला और उस कार की कीमत है 7,500। एक दिन हुआ, सेन साहब के दोस्त लोग उनके घर आए थे। और जब इनके दोस्त लोग घर आए थे तो वो लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बातचीत कर रहे थे कि किसका बेटा क्या करेगा, ये सब कुछ बात कर रहे थे, ठीक है। इनके उन्हीं दोस्त में एक इनके दूर के रिश्तेदार भी आए थे जिसका नाम था अखबार नवीस। अखबार नवीस, ये इनके दूर के रिश्तेदार भी थे और दोस्त भी थे, याद रखिएगा लोग, अखबार नवीस नाम है। बातचीत हो रही थी तो भी सब दोस्तों ने पूछा अखबार नवीस से, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। मतलब इनसे पूछा गया, जो अखबार नवीस थे, इनसे पूछा गया कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। तो ये अभी कुछ बोले भी नहीं थे, लेकिन तभी सेम साहब ने बोला, मैं तो अपने बेटे खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाऊंगा।
याद रखिएगा, सेन साहब ने बोला कि मैं अपने बेटे को सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। फिर जब पत्रकार महोदय से फिर दोबारा पूछा गया, ये आगे आगे बोलते थे कि हाँ मैं तो भैया मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाऊंगा। और वो अभी से ही मतलब खोखा छोटा था और अभी से ही उसे स्कूल नहीं भेजते थे, बल्कि अलग तरह की शिक्षा दे रहे थे। रोज घर पे कुछ देर के लिए उम, कोई इंजीनियर आता था और उसे छोटे बहुत लकड़ी के काट-काट कर पाठ पुर्जा बनाने को सिखाते थे। वो उसे स्कूल की शिक्षा नहीं दे रहे थे, अपने बेटे खोका को। फिर जब दोबारा अखबार नवीस से पूछा गया कि फिर आप अपने बेटे को क्या बनाएँगे? तब अखबार नवीस ने कहा, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जेंट जेंटिल जेंटिलमीन जेंटिलमैन बने। जेंटिलमैन ज़रूर बने, मतलब अखबार नवीस ने कहा कि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जेंटलमैन ज़रूर बने, लेकिन वह उसके ऊपर निर्भर है कि वह क्या बनना चाहता है। तभी हुआ ना, सभी दोस्त लोग का बात खत्म हुआ, तो सभी लोग अपने घर जाने के लिए जब बाहर आ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि जो उनकी गाड़ी 7,500 के जो उनके बगीचे में खड़ी रहती है, वहीं पे उनका ड्राइवर था शोफर, और एक लड़का उनसे लड़ रहा था। यहाँ तक हो गया, हम मिटाते हैं, ठीक है। फिर एक बार चैप्टर पढ़ेंगे ना, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब सेन साहब और उनके दोस्त लोग बाहर जा रहे थे, मतलब अपने-अपने घर जा रहे थे, तभी उन्होंने सेन साहब ने देखा कि एक लड़का उनके ड्राइवर जो शोफर था, वही गाड़ी के पास दोनों थे और लड़ रहे थे। तो उन्होंने जाके पूछा कि क्या हुआ है? तब उनके जो शोफर ड्राइवर थे, तो वो बोले कि साहब ये जो मदन है, उनसे लड़ने वाला लड़का कौन था? गिरधर का बेटा, गिरधर लाल का बेटा मदन। मदन। और याद रखिएगा, ये जो गिरधर थे, इनके पिता गिरधर, ये सेन साहब के फैक्ट्री में सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे, किरानी का काम करते थे। और इन्होंने ही अपना मकान दिया हुआ था इन लोगों को रहने के लिए। तो शोफर ने बोला कि देखिए ये आप आपकी गाड़ी को छू रहा था और मैंने जरा सा बोला कि तुम गाड़ी मत छुओ, गंदी हो जाएगी, तो ये मुझ पर झपट पड़ा। और फिर हुआ कि मदन की मम्मी वहां आ पहुंची, और फिर भी मदन उन उनसे लड़ाई कर रहा था। और तभी सेन साहब ने बोला, अपने बेटे को समझा लो मदन की माँ। और वहां से मदन की माँ लेकर चली गई। फिर जब रात में गिरधर लाल आया, तो उससे बोला, सेन साहब ने बोला, उन्हीं की फैक्ट्री में किरानी था, कि ऐसे ही बच, ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, अभी तो तुम अपने बच्चे को संभालो। इतना हो गया। तो फिर जब गिरधर लाल गए अपने घर पे, तो रात मदन मतलब बहुत मार खाता था अपने पिताजी से, बहुत ज्यादा मार खाता था, उसकी आदत हो गई थी मार खाने की। और जब वो घर गए तो वो जानता था कि मैं आज भी मार खाऊंगा। और वो जब मार भी खाया, रात में बहुत उसे मारा गया। फिर क्या हुआ, अगले दिन मदन जो है अपने गली के दोस्तों के साथ एक गली में लट्टू नचाने का खेल कर रहा था, ठीक है। और वहीं तब क्या हुआ, जब वो लट्टू नचा रहा था, तो वहीं इनका बेटा जो है, इनका बेटा सेन साहब, जो काशू था सेन साहब का बेटा,
कासू। वो भी वहां गया और वह वहां जाकर बोला, हम भी लट्टू खेलेगा। मैं भी लट्टू खेलूंगा नहीं। वो बोला, हम भी लट्टू खेलेगा, मुझे भी खिलाओ। तब मदन तो जानता था कि मैं इसके वजह से, इसके पिता की वजह से मैं मार खाया हूँ और उन्हीं का बेटा ये है। तो मदन ने बोला, जा जा, तेरे पास लट्टू है भी, जाके अपने पिता की गाड़ी पर बैठ। वो बोला। तभी काशू काशू और मदन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। काशू काशू मदन को दिया, को एक ठूसा दिया। फिर मदन भी कहाँ छोड़ने वाला था, मदन तो खुद ही, मतलब मदन थोड़ा लड़ाई झगड़े में था, तो मदन ने भी क्या किया, मारकर काशू के 2 दांत तोड़ डाले। याद रखिएगा, एग्जाम में बोलता है कि मदन और काशू के बीच जब झगड़ा हुआ तो मदन ने काशू के कितने दांत तोड़े, तो 2 दांत तोड़ डाले। अब तो मदन जानता था कि मैं जब इनकी गाड़ी को छूने गया तब सेन साहब ने मेरे पिता को इतना बोला कि मेरे पिता ने मारा, और मैंने इनके बेटे का 2 दांत तोड़ दिया है, तो आज तो मेरी शामत है। और हुआ यही कि मदन चला गया, काशू चला गया अपने घर, और मदन दिन भर घर नहीं गया। 8-9 बजे रात को चुपके से घर गया, और वह एकदम धीरे धीरे पाँव रखते हुए, ताकि उसके पिता जान ना जाए। और वो गया, घर के अंदर गया, फिर देखा उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वो देखा कि पापा और मम्मी नहीं है, एक रूम में बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। वो जाकर चुपचाप खाना खा लिया। फिर खाना खा के वो सोने जा रहा था, तो वो कुछ बातें सुनने गया, और वो लोग कुछ बात कर रहे थे तो सुना। तो उसके काम की बात नहीं हो रही थी, उसके बारे में बात नहीं हो रही थी, तो वो बोला, वो सोचा कि मेरे बारे में कोई तो बात हो नहीं रही है, मैं जाके चुपके से सो जाता हूँ। वो सोने जा ही रहा था कि तभी उसके पैर से किसी लोटे पर लात लग गया, जिसकी आवाज की वजह से गिरधर लाल और उनकी पत्नी दोनों कमरे के बाहर आए। तब तो सासू जानता था कि आज तो मैं बहुत ही मार खाऊंगा, आज तो मैंने बहुत ही बड़ा कांड किया है। तब क्या हुआ, जो गिरधर लाल थे, मदन के पिताजी, उन्होंने, मदन जानता था मैं बहुत मार खाऊंगा, तो वो अपने दोनों हाथों को बांध कर और चुपचाप खड़ा हो गया। लेकिन जब गिरधर लाल मदन के पास आए, तो वो उसे मारने के बजाय गोदी से उठा लिए, गोदी में उठा लिए और उसे शाबाशी देने लगे। फिर भी मदन को भरोसा नहीं हो रहा था कि पता नहीं पिताजी ने मुझे ऐसे कब प्यार किया होगा, मुझे तो याद भी नहीं है, ठीक है। और फिर मदन के पिताजी ने बोला, गिरधर लाल कि जो काम मैं कभी नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। मैं उनके बातों का जवाब भी नहीं देता हूँ, और तुम पीटने के बाद भी उनके बेटे का 2 दांत तोड़ डाले। वाह बेटे वाह। तो हम लोग एक बार फिर से कहानी भी पढ़ लेते हैं, पास्ट में हमने सब चीज अच्छे से पढ़ा दिया। लिखा है, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्टीमर एंड जैसे कोयले घोंसले की कब उड़ जाए। और वही बोल रहा है कि सेन साहब की जो मोटर कार थी, वो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी। काली, मोटर कार का रंग काला था। स्टीमर एंड जैसे कोयले, कोयल घोंसले की कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। मैंने बताया उनकी कार 7,500 की थी। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोमत की सामत में ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद थी कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठहरिए, और तो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत। बताया कि सेन साहब जो थे उनकी 5 लड़कियां थी,
और उन्हें क्या बोला जा रहा है, तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत। यानी मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या कठपुतलियां हैं। मतलब जो सेन साहब और उनकी सेन साहिबा है, तो भले उन्होंने अपनी लड़की को ये नहीं सिखाया कि क्या करना चाहिए, लेकिन उस घर में क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत ही अच्छे से सिखाया, एकदम कठपुतली की तरह उन्हें सिखाया गया है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, उन्हें किसी भी घर की चीज को तोड़ने फोड़ने का इजाजत नहीं था। वे दौड़ती नहीं, वे खेलती नहीं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया कि ये बात उनकी सेहत के लिए जरूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिला कर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। मतलब वही बोल रहा है कि उन्हें इतना बस इतना ही हंसने की इजाजत दी गई है जितना उन्हें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, बाकी खिलखिला कर उन्हें हंसने की भी इजाजत ना थी कि सोसाइटी का कोई लोग भी सुन सके। सेन परिवार के मुलाकाती रस्ते के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अब ये फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। तो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही है सबसे छोटा। खोखा पांचों बहन से छोटा था। खोखा नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। ये टॉपिक मिला है। मतलब जो बीच के दांत पार्ट है, सेन साहब एग्जाम में पूछता है, सेन साहब के ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था? बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था? इसका आंसर होगा काशी। काशी खोखा। खोखा जो एक ही है, खोखा नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह किसी के मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बुरे नहीं लगते, लेकिन मानने लगे तो बात छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। क्या कह रहा है, घर के नियमों में का अपवाद कौन था? घर के नियमों का मतलब घर के नियमों का अपवाद कौन करता था? तासुब की मतलब घर का कुछ भी तोड़ फोड़ देता था, घर के किसी भी नियमों का पालन ना करना, यानी अपवाद। अपवाद कौन था? इसका भी आंसर होगा काश। ठीक है। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग। मतलब क्या कर रहा है कि लड़कियों के लिए घर में अलग नियम थी, और खोखा के लिए घर में अलग नियम थे, अलग तरह की शिक्षा थी। एग्जाम में पूछता है कि घर में किनके लिए अलग तरह की शिक्षा और अलग नियम थे, और अलग नियम थे।
नियम थे, तो काशू के लिए थे, याद रखिएगा, लड़कियों के लिए नहीं। काशू के लिए अलग तरह की शिक्षा का बंदोबस्त किया गया था, अलग तरह का नियम था, वह कोई भी बोल रहे ना घर के नियमों का अपवाद भी था। सेन का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना भी है। मैंने बताया कि वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अभी में अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। सेन साहब को लगता था कि अभी से ही खोखा के अंदर इंजीनियर का लक्षण है। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार कि सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता था कि सेन परिवार के दोस्त आते थे, भड़कीले ड्राइंग दोस्त आते हैं और भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। एक दिन सेन साहब के दोस्त आए और ड्राइंग रूम में बैठकर बातचीत कर रहे थे और बातचीत के लिए विषय का अभाव होना, चर्चा निकल पड़ती है किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। करेंगे क्या, कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। सेन साहब आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल मानते थे। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं, सेन साहब बोल पड़ते हैं, खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1-2 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। क्या कह रहा है कि जब खोखा 5 साल का हो गया था तो मतलब लोग कहते थे कि इसे किंडरगार्टन स्कूल में भेजिए। तब सेन साहब ने उसे सेन साहब अलग तरह की शिक्षा दे रहे थे। क्या कर रहे थे कि कारखाने की बढ़ई मिस्त्री को बुलवाते थे और बोलते थे 1-2 घंटे उसके साथ ठोक पीट करो ताकि उसका दिमाग अभी से ही चलने लगे इंजीनियर की ओर। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे। मतलब एक दिन की बात है कि दोस्त उनके ड्राइंग रूम में बैठ के गपशप यानी बातचीत कर रहे थे और उनमें एक साहब साधारण यानी साधारण थे, अखबार नवीस और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। अखबार नवीस का एक बेटा था, जो खोखा से छोटा था, लेकिन बहुत ही समझदार और होनहार था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इससे पहले कि पत्रकार महोदय जो अखबार नवीस थे वो कुछ बोले, जवाब देते सेन साहब ने शुरू किया। मतलब अखबार नवीस से पूछा गया, लेकिन उसके पहले कि वो अखबार नवीस यानी पत्रकार महोदय जवाब देते, तभी सेन साहब ने बोल डाला, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ और वे ही बातें दोहराते वे थकते नहीं। मतलब यही बात वो बार-बार दोहरा रहे थे कि मैं अपने खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में क्या उनका ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने, पर और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रचंड व्यंग्य पर ऐंठ कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। मतलब बाहर जब सोफर और मदन लड़ाई कर रहे थे तो उनकी आवाज अंदर तक गई, तब सेन साहब उसे सुनने के लिए उठे। तभी उनके दोस्तों ने भी बोला कि अब उन्होंने भी जाने की इच्छा प्रकट की। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। बाहर जो उनका ड्राइवर था सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार-बार सोफर की ओर झपटता था। जब उसने धक्का दे दिया सोफर ने मदन को, तो वो बार-बार सोफर की ओर झपट रहा था उसे लड़ने के लिए। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई।
शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा। उनका जो ड्राइवर है सेन साहब से कहा, देखिए ना साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़ कर अलग कर दिया, पर इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन के सट्टे ओठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर से ऐसी हरकत ना करे। सेन साहब ने मदन की माँ से बोला कि मदन को ले जाओ और देखना कि वो फिर से ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। मतलब जब शोफर ने उसे धक्का दिया तो मदन के घुटने में चोट लग गई, तो पूछता है मदन के किस घुटने से खून आ रहा है, तो बाएं घुटने, बाएं बाएं घुटने से उसका खून निकल रहा था। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर गया था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लग के शोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियां से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले गए। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। एग्जाम में पूछता है, ठीक है, इसको हम क्लीन कर रहे हैं। कि जो सेन साहब की गाड़ी थी, सेन साहब की गाड़ी के पीछे का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया या तोड़ा, चकनाचूर किया। सेन साहब की गाड़ी के पीछे का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया, तो काशू। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ गए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर जरा दूर दूसरे चक्के को भी देख लो, पंप लाकर हवा भर दो और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम बैठते हैं। जब उनके दोस्त जा रहे थे जब उनके दोस्त जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी के एक टायर पंचर था और उस टायर को पंचर भी कासू ने ही किया था। शरारती लड़का था वो। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्के से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी। मौका मिलते ही शरारत
कर गुजरता था, उनका अपना ख्याल था। उनकी इन हरकतों को देखकर यह तो साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रहीं, जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते में एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मतलब सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलाया। देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मानो मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते। एग्जाम में पूछता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह कथन किसका है? तो यह सेन साहब ने मदन के लिए कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी-कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। फिर गिरधर लाल को कुछ थोड़ा बहुत डांटा, भाषण दिया, फिर बोला ठीक है तुम जाओ। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर में आते ही हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह सायनागर गूंज गया। जब गिरधर लाल अपने क्वार्टर में आया, तब उसने मदन को मार रहा था और जब वो चीख रहा था तो सेन के परिवार, जो सेन साहब और सेन साहिबा थी, तब वो सुन के उन्हें बहुत ही सुकून मिल रहा था। आराम आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड, स्पॉइल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर घीट आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी घीट मदन की पर ही उतारी। कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है? ये एक प्रश्न एग्जाम में पूछता है। कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला चिल्ला रहा है। यह कथन किसने कहा? तो मतलब कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, यह कथन सेन साहब की पत्नी सेन साहिबा ने सेन साहिबा मदन के लिए बोली। मदन की चिल्लाहट सुन के वो बोली कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। अब आई बात दूसरे दिन की। यह पहला दिन बीत गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। मदन अपने पड़ोसियों के लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। मतलब जब वहाँ खोखा ने देखा कि वहाँ सब लट्टू नचा रहे हैं, हंस कहो की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। जो मदन था और मदन के दोस्तों को हंस और कौवे की जमात कहा गया था। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा। जो खोखा था उसे खेलने का मन किया तो वो गया और बहुत रोब के साथ मदन से कहता है, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे दिन दूसरे लड़कों को कोई खास उज नहीं थी। खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे।
और उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। मतलब मदन को यह मंजूर नहीं हुआ कि हाँ खोका उनकी साथ खेले, उसके पिता की वजह से ही वह मार खाया था। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जाए यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, मैं भी लट्टू, है भी लट्टू तेरे पास, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। तब मदन ने बोला कि भाग जाए यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे पास, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह काफी तैस में आ गया। जब ये बात बोला गया तो काफी गुस्से में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा न ताओ और मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। मतलब जब मदन ने बोला, उसे खेलने से मना किया, तब कासू को बहुत ही गुस्सा आया और उसने ना आओ देखा ना ताओ और मदन को एक घूंसा दिया रसीद कर। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। मतलब क्या हो रहा है कि कासू भी नहीं माना और कासू भी मदन भी नहीं माना और मदन भी कासू पर एकदम टूट पड़ा लड़ने के लिए। और जो वहाँ के दूसरे लड़के उसके दोस्त थे वो तो मतलब उन बच्चों को भी उतना कहाँ नॉलेज था कि हाँ मैं झगड़ा छुड़ाऊं। वो कुछ दूर हटकर उन दोनों का झगड़ा देखने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। यह बात पूछता है कि जो मदन और कासू की लड़ाई थी, तो उनके लड़ाई को क्या कहा गया, लेखक ने उसे क्या कहा। तो मदन और कासू की लड़ाई को लेखक ने क्या कहा। लेखक ने क्या कहा। लेखक ने कहा था, याद रखिएगा, हड्डी और मांस तथा बंगले के पिल्ले, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्तों के बीच, गली के कुत्ते, गली के कुत्ते। लेखक ने दोनों की लड़ाई को कहा हड्डी और मांस तथा बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। जब मदन ने कासू को मारने लगा तो कासू वहां से रोता हुआ भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। ये भी एग्जाम में पूछता है कि महल और झोपड़ी वालों की जब लड़ाई होती है तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि बच्चों झोपड़ी वालों को कोई सपोर्ट नहीं करता है। हमारे यहाँ भी हम लोग देखते हैं लड़ाई होता है तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो बचाने जाते हैं। बाकी बड़े लोग ही जो मतलब जो बड़े लोग होते हैं वही जीत जाते हैं, महल वाले। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, उन्होंने तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। जब लड़ाई खत्म हो गया तो उसके दोस्त
कासू अपने घर चला गया और उनके दोस्त अपने घर चले गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन मदन अपने घर नहीं गया, लेकिन जाता ही कहाँ फिर पूरा दिन तो नहीं गया, लेकिन रात में कहाँ गया था? 8-9 बजे तक इधर-उधर मारा फिरता रहा, फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता-आहिस्ता घर में घुसा। क्या करा, जब उसे भूख लगी तो रात को 8-9 बजे अपने घर गया, एकदम धीरे-धीरे पाँव रखकर, जैसे हम लोग जाते थे, उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बड़ी बुरी होगी। क्या करे, उसे डर इस बात का था कि आज का जो मार होगा और भी दिनों से बहुत ही बुरा पिटाई होगा। लेकिन उपाय ही क्या था, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ जब वो खाना खाकर दरवाजे के पास गया बातचीत सुनने के लिए, तो उसे ताज्जुब हुआ कि उसके बाबू गरज तरज नहीं कर रहे थे, यानी उसके पिता चिल्ला नहीं रहे थे। उसकी अम्मा से ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन-ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। जब वह जा रहा था, वो सुन लिया कि हाँ मेरे काम की बात सुन लिया कि हाँ मेरे मतलब काम की बात नहीं हो रही है, तो वो वहाँ से जा रहा था और उसका पैर लोटे से लग गया। तो उसकी आवाज सुनकर गिरधर और गिरधर की पत्नी बाहर आए। अब तो मदन को पता था कि हाँ मुझे तो मार पड़ने वाली है, तो मदन ने किया, दोनों हाथों को बांधकर एकदम सिसक कर खड़ा हो गया। गिरधर निस्सहाय निठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। गिरधर मदन की ओर बढ़ रहा था। मदन ने अपने दांत खींच लिए। गिरधर मदन से बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का-बक्का अपने पिता को देखता रहा। जब गिरधर आगे बढ़ा और मदन को मारने की बजाय अपने हाथों से उठा लिया गोद में, तब मदन हक्का-बक्का होकर एकदम अपने पिताजी को देखने लगा। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया तो गिरधर तब उसने कहा, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। कहानी खत्म हुआ बच्चों, और हमने पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश किया और हमें लगता भी है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ ऑब्जेक्टिव हम करवा देते हैं और आप लोग को नोट्स और क्वेश्चन आंसर चाहिए होगा, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू। हमारे हैं लेखक नलिन विलोचन शर्मा। जन्म 18 फरवरी 1916 पटना बदरघाट। जनमाना भाषा भोजपुरी। पिता पंडित रामावतार शर्मा, माता रत्नावती शर्मा। प्राथमिक शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल। मृत्यु 12 सितंबर 1916। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। विष के दांत कहानी पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नलिन विलोचन शर्मा, अमरकांत गुनाकर मूले। नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1823 जर्मनी, 1907 छपरा बलिया, 1916 पटना बदरघाट। पटना बदरघाट। नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, इंदिरा गांधी। रत्नावती शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? विलहेल्म मूलर, डॉक्टर रामावतार शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। तो पंडित रामावतार शर्मा। विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है? कहानी, कविता, निबंध, ललित निबंध। कहानी है।
नलिन विलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से हुई? पटना कॉलेजिएट स्कूल, रांची विश्वविद्यालय, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय। तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से उनकी स्कूल की पढ़ाई हुई थी। विष के दांत कहानी किस वर्ग समाज के किस वर्ग को उजागर करती है? धार्मिक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, मध्यम वर्ग, जातिवाद। तो मध्यम वर्ग को उजागर करती है। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? सितंबर 1961, सितंबर 1950, दिसंबर 1960, जुलाई 1878। मैंने पढ़ाया सितंबर 1961, बुक में भी लिखा है। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? लाल, हरा, नीला, काला। काला। सेन साहब की नई मोटर कार कितने रुपए की थी? 9,500, 7,500, 6,500, 7,500, 1,500, 7,500। सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? कार्तिक, कासू, सोफर, मदन। कासू। सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था? सीमा, रजनी, कासू, शेफाली। कासू। सेन साहब के मोटर को खतरा किससे था? सोफर, गिरधर, कासू, मदन। तो सेन साहब की जो गाड़ी थी उसे कासू से ही खतरा था। सेन साहब के घर में किसके लिए अलग तरह की शिक्षा और अलग नियम थे? सीमा, रजनी, खोखा, मदन। खोखा के लिए सेन साहब के घर में अलग शिक्षा थे। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या बिजनेसमैन। इंजीनियर या बिजनेसमैन। सेन साहब के दोस्त कहाँ बैठे थे? बेडरूम, स्टोर रूम, ड्राइंग रूम। सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? अखबार नवीस, पत्रकार महोदय, मुखर्जी। बच्चों ये दोनों मतलब अखबार नवीस ही पत्रकार महोदय हैं, ये दोनों हो सकता है। सेन साहब की गाड़ी के पिछले बत्ती किसने तोड़ी थी? सोफर, मदन, खोखा। सेन साहब की मोटर को छूकर गंदा किसने किया था? मदन ने। मदन का कौन सा घुटना से खून निकल रहा था? बाएं, दाएं, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मदन के बाएं घुटने से खून निकल रहा था। अपने घर के नियमों का अपवाद कौन था? कासू, खोखा, रजनी, आरती, मदन। तो कासू अपने घर के सभी नियमों में अपवाद था। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? मैनेजर, हेल्पर, किरानी, ड्राइवर। किरानी था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह किसने कहा? सेन साहब, सेन साहिबा, गिरधर, खोखा। सेन साहब ने गिरधर से कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू बनते हैं। कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा था? यह कथन किसने कहा? जब खोखा को गिरधर मार रहे थे तब सेन साहब की पत्नी ने कहा कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है। मदन की माँ सेन साहिबा ने कहा था। मदन और खोखा और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? मोटर कार, लट्टू घुमाने का खेल, दोनों, इसमें से कोई नहीं। खोखा और मदन के बीच लट्टू घुमाने के खेल को लेकर झगड़ा हुआ था। खोखा और मदन के बीच की लड़ाई को लेखक ने क्या कहा? चोर, गुंडा, डाकू की लड़ाई, हड्डी और मांस की लड़ाई, गली के कुत्ते की लड़ाई। तो बी और सी होगा, हड्डी और मांस की लड़ाई, गली के कुत्ते और बंगले के पिल्ले की लड़ाई। झोपड़ी और महल वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? झोपड़ी और महल वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत तोड़े थे। विष के दांत कहानी पाठ में मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र मदन है, क्योंकि मदन मार खाने के बाद भी खोखा के 2 दांत तोड़ डालता है, वहीं उसके पिता इतना डर कर रहते हैं। ख़त्म हुआ बच्चों, हमारे कुछ यही ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे और हमारे क्वेश्चन आंसर भी है, अच्छे से नोट्स भी हैं। किसी को चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप लोग कर सकते हैं मैसेज।